Meet teaching time Google. Meet teaching time. Speech mode off. तो गर्ल्स निकालो अशोक की चिंता। आज हम अच्छा गर्ल्स, वो तो पूरी हो गई थी ना, अरि वरुणा की शांत कछार वाली कविता पूरी हो गई थी ना। यस मैम। तो अशोक की चिंता निकाल लो, शायद उसकी ठीक बात अशोक की चिंता है। आज कौन रीडिंग दे रहा है? Speech mode beep. Speech mode talk. बोलो अपने आप। Toggle button not. Toggle button 21. पायल, पायल एक बार बोलो, मोटिवेट करो जरा अपने फ्रेंड्स को। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो पढ़े जरा, नहीं तुम लोग तो पढ़ ही दोगे। सभी बहनें मेरी जो है पढ़ा करो क्लास में। मैम जो बोलती हैं पोएम रीडिंग करने को, आम बात है हमारे लिए पोएम रीडिंग करना। आवाज नहीं आ रही पायल आपकी। कोई बात नहीं, आप बात तो समझ रहे हो ना कि पायल क्या कह रही है, वो रिस्पॉन्ड करो, कमियां मत ढूंढो। मैम बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें पता है ना पायल क्या कह रही है, बेशक आवाज ना आए। अच्छे से देना चाहिए कि हाँ जी मैम आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, फर्स्ट टू 12 से फर्स्ट ईयर में हमने हिंदी पढ़ी। और हिंदी कोई इतनी मुश्किल तो है नहीं पढ़ने में, और हमारा सब्जेक्ट भी हिंदी ऑनर्स है, तो हमें मैम का सहयोग करना चाहिए। इसीलिए मैं मैम का साथ देने के लिए आज पढ़ रही हूँ। नहीं तो वो लोग भी पढ़ा करें जो नहीं पढ़ते। और इसमें जो मेरी साथी है मेरा सहयोग तो ठीक है ही, लेकिन मेरे सहयोग के साथ साथ आपको नहीं लगता कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, आपकी मैम के रीडिंग सहयोग के अच्छी साथ होती है? साथ ऐसा रहेगा, अगर हम रीडिंग करेंगे ना तो अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें याद होगा, हाँ ये हमने रीटा मैम की क्लास में रीडिंग किया था तो उसका ये है, एक वो रह जाता दिमाग में। और हमारी बोलने की जो वो है ना, वोकैबुलरी जो मैम ने जैसे बोला वो बहुत अच्छी होगी। तो मेरे जो समस्त साथी हैं उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया रीटा मैम की क्लास में या सभी मैम की क्लास में ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग के लिए वो रहे, उत्सुक रहे कि हाँ जी मैं करूंगी। और उनकी क्लास में तो हो सकता है कि ना करवाते हो, लेकिन मैं शुरू से इसी तरह पढ़ाती हूँ, चाहे आपको कोई One or more people want to join this call. Dial button admit. गद्य पढ़ाऊं। तो क्योंकि मैंने तो इवनली की जो ट्यूशन जब मैं देती थी एमए के लेवल पे, जब मैं एमए क्लास में पढ़ती थी तो भी, क्योंकि देखिए रीडिंग करके जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान अपनी क्लास में होता है, अपने सब्जेक्ट पे होता है। आज कौन पढ़ेगा, वरना पायल तो पढ़ ही देगी। कोई नहीं बोल रहा ना। बस क्या फायदा आपको मैंने मेरा अभी समझाने का, हिंदी कोई दिवस की नहीं। शुभकामनाएं दे रहे थे आप लोग, अब देख मैम लो। मैंने ही दी थी। अच्छा कोई तो बोलो, काजल खुशी। Toggle button not press. Toggle button not press. Toggle button. Toggle button not press. चलो ठीक है, पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी Speech टाइम mode वेस्ट off. होगा। पायल तुम ही पढ़ दो, अशोक की चिंता। जी मैम। जब तक मैं तुमसे थोड़ा बहुत बात कर रही हूँ अशोक की चिंता के बारे में, जब तक तुम ढूंढ लो। देखिए जो अशोक की चिंता है, प्रसाद द्वारा विरचित कविता, ये अशोक के बारे में जानती हूँ। अशोक कौन है? वैसे तो मेरे भाई का नाम भी अशोक है, पर वो नहीं है ना। हम किस अशोक की बात करने वाले हैं? हिस्ट्री के स्टूडेंट भी होंगे यहाँ पर। मैम मौर्य के सम्राट अशोक, अशोक सम्राट। मौर्य सम्राट अशोक, है ना। तो जो अशोक हैं वो बहुत ही ज्यादा युद्ध किया करते थे, क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक अपने राज्य सीमा के विस्तार की लालसा थी कि वे सारी पृथ्वी का एक तरह से सम्राट कहलाए। ये मोस्टली सब राजाओं में बात होती है। सभी राजा ज्यादातर यही चाहते हैं कि उनके राज्य की सीमाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहें, और इसके लिए वे युद्ध करते हैं।
क्योंकि खुशी खुशी कौन अपनी राज्य सीमा दे देगा कि लो तुम इस पर राज्य करो। ये जरूर होता है कि अगर कोई व्यक्ति काफी पावरफुल हो जाता है पैसे की दृष्टि से और मानव संपदा की दृष्टि से, हथियारों की दृष्टि से, तो वो सोचता है कि मैं राजा बन सकता हूँ और वो युद्ध छेड़ देता है राजा के साथ, ताकि अगर वो विजयी होगा तो वो राजा बन जाएगा। गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए हमेशा संघर्ष होता रहता है। तो अशोक भी ऐसे ही राजा थे। हमारा देश इससे पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये आपने पढ़ा होगा जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि इन्होंने भले ही ग्रेजुएशन में हिस्ट्री का ऑप्शन ना हो, लेकिन पहले तो पढ़ा ही होगा ना, जब सारे सब्जेक्ट कंपलसरी हुआ करते थे सोशल साइंस में, है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, तो सबने ये पढ़ा होगा कि हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो आजकल जो उड़ीसा है वो कभी कलिंग कहलाता था। इस कलिंग राज्य में अशोक ने आक्रमण किया, विजयी भी रहा, लेकिन उस समय के हिसाब से, जिस समय अशोक सम्राट थे और अपने राज्य विस्तार के लिए युद्ध कर रहे थे, काफी छोटा राज्य था। उसकी अशोक के सामने सैनिक शक्ति कुछ भी नहीं थी, लेकिन अपने देश के लिए, जिसने अपना देश जहां तक सीमा मानी हुई है उसके लिए भी तो लड़ेंगे ही वो। खुशी खुशी उन्होंने उनकी दास्ता को स्वीकार नहीं किया, तो हुआ यूं कि लगभग सभी पुरुष मारे गए, क्योंकि युद्ध में तो पुरुष ही जाते हैं। मैंने वो बाद में सिलेबस में से शायद वो कहानी हटा ली गई हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने मिडिल क्लास में, किसी क्लास में, अब याद नहीं है, 6, 7, 8 जो भी रहा हो, मिडिल क्लास में कहीं पर पढ़ा था किसी चैप्टर में कि कलिंग की राजकुमारी गई युद्ध करने के लिए। तो अशोक ने कहा कि मैं तो स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाता हूँ। तो उन्होंने कहा आप स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाते, आप स्त्रियों को अनाथ करते हैं, आप स्त्रियों को विधवा करते हैं, और आप कहते हैं शस्त्र नहीं उठाते। आपको इससे क्या मतलब कि आप स्त्री से युद्ध कर रहे हैं या पुरुष से युद्ध कर रहे हैं? युद्ध तो तलवार से करना है, आप युद्ध कीजिए, आप तलवार उठाइए। उस राजकुमारी ने उनको काफी लज्जित किया और अशोक को ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि तुम इन स्त्रियों का ये दुख देख सकती हो जो चीख चीख करके रो रही हैं, सब विधवाएं हो गई है, जिनकी माँ थी, मतलब जो माँ है उनके बच्चे चले गए, उनके बेटे मारे गए, जो पत्नियां हैं वो उनका सुहाग नष्ट हो गया, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अनाथ हो गए। ये सब आप कर सकते हैं, और वैसे आप बहुत वीर बनते हैं, बहुत ही धर्मात्मा बनते हैं कि आपका उद्देश्य है कि आप स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन स्त्रियों की दुर्दशा जरूर करेंगे। तो इस तरह से वो काफी लज्जित किया, और अशोक को लगा कि वाकई में क्या यही सुख है, क्या यही खुशी है? इस खुशी का आखिर कोई अंत तो है नहीं। आज मैं चाहता हूँ मैं साम्राज्य विस्तार करूं, मैं बलवान हूं, मैं मार दूं अगर मेरी बात ना माने, कल को कोई मुझसे बलवान होगा तो वो मुझे मार दे। वो इसमें कोई एंड नहीं है। क्यों इतना जनसंहार हम करते हैं? क्यों इतना खून खराबा करते हैं? नहीं करना चाहिए। अशोक को काफी गिलानी हुई। अशोक बौद्ध की शरण में चले गए। बौद्ध धर्म कहता है, जो कि मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया भी, बौद्ध धर्म कहता है कि हिंसा मत करो, किसी का मन भी मत दुखाओ। हालांकि जैन धर्म भी यही कहता है, और जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी पुराना धर्म है। जैनी लोग, है ना, जैनी लोग तो इसी कारण शाम में खाना भी नहीं खाते हैं, ताकि कोई जीव हत्या ना हो जाए, पानी छान कर सोते भी नहीं शाम को, सोता जो है ना उसको ढाक देते हैं। सोते नहीं है।
क्या कह रहे हो, सोते शाम को मैम, संध्या काल में। संध्या काल की बात नहीं है, संध्या काल की बात अलग है। उसका हिंसा से तो कुछ लेना देना नहीं है, उसका मान्यताओं से लेना देना है। और मान्यताओं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हिंसा की बात कर रही हूँ कि जैन लोग रात में इसलिए खाना नहीं खाते ताकि ऐसा ना हो कि गलती से कोई जीव की हत्या हो जाए, वो खाने पीने में चला जाए, इसलिए। मैम मैं पढ़ूं? मैं बोल तो लूं या नहीं ओके मुझे मैम। बोलने देना है? मैं तुम्हारी पढ़ाई से संबंधित बोल रही हूँ। यस मैम, बोलो मैम। हाँ, मैं अगर सब्जेक्ट से हट के बोल रही हूँ तो आप कह सकते हो कि मैम हमें नहीं सुनना ये सब। तो अशोक को काफी ग्लानि हुई और वो बौद्ध की शरण में चले गए। बौद्ध धर्म, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कि अहिंसा पर आधारित है। तो फिर मैं क्या बताना चाह रही थी, वो अभी अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है। खैर, कौन लड़की है जब, पर बात ये कि इसी से प्रभावित होकर के प्रसाद ने ये कविता लिखी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सारे विद्वानों का इस ओर ध्यान गया कि अब फिर से युद्ध नहीं होना चाहिए। जितनी जनधन की हानि हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी कारण जैसे प्रसाद ने अरिवरुणा के शांत कछार लिखा है कि बुद्ध ने क्या संदेश दिया, उसी प्रकार अशोक की चिंता के माध्यम से, कि अशोक की फिर क्या चिंता थी इस नश्वर शरीर के बारे में, इस भौतिक सुख के बारे में, इन सारे भावों को उन्होंने अशोक की चिंता के माध्यम से भाव प्रकट किए हैं कि युद्ध की बजाय शांति होनी चाहिए और देशों को जीतने की बजाय इंसानों के दिलों को जीतना चाहिए। इस तरह के संदेश से ओतप्रोत ये कविता है। अब पढ़ो, इस कविता को लेकर के एक थोड़ा सा पैराग्राफ भी होगा, पहले वो पढ़ दो। ओके मैम। मैम कहाँ है पैराग्राफ? अभी तो तुम देखोगे ना, हाथ में तुम्हारे ये बुक, और मुझे 10 मिनट पहले बता भी देना जब अटेंडेंस लेना हो, क्योंकि मेरा ध्यान तो तुम्हें पढ़ाने में होता है, टाइम वाइम पता नहीं चलेगा। गर्ल्स, ये पैराग्राफ पे जो लिखा मधु गुनगुनाकर नहीं, कह जाता ये है दो कौन? नहीं नहीं, ये मधु गुनगुना कविता पर है। अशोक मैम की इससे ऊपर चिंता। तो है ही नहीं, सीधा अशोक की चिंता दे रखा और पोएम दे रखी है। तो कविता फाइल पेज नंबर 57 पे है, पेज नंबर 57। 57 पे? ठीक है, 57 पे ठीक है मैम, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। धन्यवाद आकांक्षा। ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित प्रस्तुत कविता सम्राट अशोक के चिंताकुल फेरे का चित्रण करती है। कलिंग विजय में हुए भीषण नरसंहार के उपरांत अशोक का मन अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हेतु बौद्ध धर्म की शरण में जाने का निश्चय करते हैं। अनेक योद्धाओं को भूमिगत होते देखकर उनके मन में विरक्ति व निराशय घर कर जाता है। आत्मगालिन से भरा मन जीवन की क्षणभंगुरता के विषय में चिंतित करने लगता है। पांव में पड़े धराशायी कलिंग पर शासन करने में किसी प्रकार का सुखानुभव अशोक को नहीं दृष्टि होता। तलवार के बूते पर प्राप्त विजय क्या लोगों के हृदय में उसे स्थान दे पाएगी? अरे ये घटाघोट 2 दिन का है और ये इन 2 दिनों के लिए मानव महादम्भ का दानव बनकर अकांड तांडव करता। उसे एहसास होने लगता है कि मनुष्य को विजयी पराजय के हुड़दंग को छोड़कर सभी प्राणियों को सुख देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रसाद की इस कविता पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। विश्व मैत्री, सेवा, विश्व बंधुत्व पर दुख कातरता, परोपकार आदि के साथ साथ यहाँ करुणा दया का महात्मा बतलाया गया है। मानव मन पर शासन करना, प्राणी मात्र को सुखमय बनाना, क्षणिक राग वासना को त्याग, क्षण भंगुर जगत में न लिप्त होना, अभिनयमय परिवर्तन को समझाना, सेवा, करुणा, त्याग आदि आदि विचार बौद्ध दर्शन को वाणी देते हैं। मैम हो गया। ओके, इस पैराग्राफ को लेकर के कोई शब्द है या कोई लाइन ऐसी?
इस पर आपको कुछ नहीं मैम, इसमें वही था सारा जो अभी आपने हमें समझाया था। जी, तो आगे एक बार शब्दार्थ और रीड कर लो ताकि तुम्हें कविता और आसान लगने लगे। इस कविता के शब्दार्थ। जी मैम। कौन से पेज नंबर पे है कविता के शब्दार्थ? आकांक्षा, पता है आपको कौन से पेज नंबर पर है? नहीं यार, वही मैं भी देख रही हूँ, रुक जा। बुक के पेज नंबर 83 पर है, मैंने भेजे हैं वैसे व्हाट्सएप पे। 83? थैंक यू मोनू। 83 कहाँ गए अच्छा लग हम? रहा है, सारी लड़कियां एक्टिव हैं, लेकिन रीडिंग के लिए ही नहीं बस बोलते हो तुम लोग। कितनी अच्छी मैम बोलेंगी लड़कियां हैं। आज। मैम आज मैं रीडिंग नहीं करूंगी, मेरी सखी ने बोला कि मैं करूंगी आज, तो आज काजल रीडिंग करेगी। ओके, वैसे काजल भी पहले भी पढ़ चुकी है। तो मैम भानु रीडिंग कोई करेगी बात फिर। नहीं, सब लड़कियां वही हैं आगे आ रही हैं जो पहले भी कर चुकी हैं, कोई बात नहीं। कोई भी करो, जिसका मन हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दार्थ भानु आप रीडिंग कर दो, आपको मिल गए हैं तो, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे। हाँ मैं करती हूँ। पहला है जीवन, जिसका मतलब है पतंग। जीवन रूपी शलभ। अनल शिखा का मतलब है आग की लौ। जीवित पराजित का मतलब है, जीवित पराजित। दूरागत का मतलब है दूर से आई हुई। तृष्णा का मतलब है लालसा। पदतल का मतलब है पैरों तले। क्रंदन का मतलब है दुख भरी आवाज। नतमस्तक का मतलब है सिर झुकना। गिरिभार का मतलब है पर्वत का साबोइस। और घटाटोप का मतलब है घटाओं का अंधकार। महादंभ का मतलब है अहंकार। अनंग का मतलब है कामदेव। आसव का मतलब है मदिरा। भीषण स्वर का मतलब है भयंकर ध्वनि। तुरंग का मतलब है घोड़ा। मधुशाला का मतलब है मदिरालय। और नश्वरता का मतलब है क्षणभंगुर या नाशवान। शलथ का मतलब है मुरझाई हुई। मरु मरीचिका वन का मतलब है मृग तृष्णा का वन। मन कुरंग का मतलब है मन रूपी हिरण। काल काट का मतलब है समय का। निशंग का मतलब है तरकश। पिंगल का मतलब है पीला। तम पर का मतलब है अंधकार युक्त पर्दा। संस्कृति का मतलब है सृष्टि। अनु अनुलेप का मतलब है सुगंधित लेप। दल का मतलब है पंखुड़ियां। भुंती का मतलब है जलती। वसुधा का मतलब है पृथ्वी। नग का मतलब है पहाड़। कंटक का मतलब है कांटे। मग का मतलब है मार्ग। तरंग का मतलब है लहर। हो गया मैम। ओके, ये कविता कितने पेजों की है? मैम ये कम से कम 3 पेज की मैम, बड़ी है। 3 पेजों की है ये, हाँ, बड़ी ये है। आज पूरी नहीं हो पाएगी, तो मैं पढ़ा रही हूँ, और जब तुम्हें लगे कि टाइम हो गया है और अटेंडेंस लेना है तो बता देना मुझे। तो अब पढ़ो ओके कविता। मैम। हाँ, आकांक्षा, हाँ पायल। आकांक्षा शुरू कर दो बहन पढ़ना। ओके। हम शुरू करूं? हाँ, हाँ। जलता है यह जीवन पतंग, जीवन कितना थोड़ा सा अति। एक तो लाउडली बोलो, बढ़िया जोश में। हाँ, इसे जलता है यह जीवन पतंग, जीवन कितना अति लघु क्षण। जलता है ये जीवन पतंग, जीवन कितना लघु क्षण। तो कवि कहता है, पतंग जानते हो?
पर यहाँ पर कविता में जो पतंग का इस्तेमाल हो रहा है, ये कौन सी पतंग की बात कर रहे हैं? ये वो मैम पतंग जीवन नहीं जो रूपी तुम शलभ। उड़ाते हो। क्या कह रहे हो? मैम जीवन रूपी शलभ। देखो पहले उस पे जाओ जो लाइन आप पढ़ रहे हो। जलता है ये जीवन पतंग, यही थी ना लाइन। और जीवन कितना लघु क्षण, इतना ही पढ़ा है ना अभी तो। अगर तो अभी तो यस मैम। हाँ, तो अभी उतने पे बात करोगे ना। तो यहाँ पे जो पतंग की बात की गई है, ये पतंग क्या है, इसका मीनिंग? हम जीवन की डोर। नहीं, ये उस पतंग की बात नहीं। ये है पतंगा एक कीड़ा होता है। आजकल बरसात में आप ध्यान देना, अगर पहले दिया जलाया जाता था तो दिया के चारों तरफ बहुत सारे कीड़े आ जाया करते थे और उसमें जल जल के मर के गिर जाते थे। अब दिया तो कोई जलाता नहीं है यहाँ पर शहरों में, अब तो गांवों में भी कम हो गया है। तो आप ये देखोगे कि जहाँ पर बल्ब जल रहा है, कमरों में तो मुझे नहीं पता, इतना नहीं आते होंगे, लेकिन अगर खुले में बल्ब है तो आप देखोगे कि उसके इर्द गिर्द कितना कीड़ा रहता है और फिर वो मर मर के गिर जाता है सुबह तक। वो जल के नहीं गिरता, वो यूं ही मर जाता है क्योंकि उसका जीवन ही इतना होता है। लेकिन अगर आग जल रही हो या दीपक जल रहा हो तो वो उसकी आग में ही जाके जल के मर जाता है। तो ये जीवन क्या है? पतंगे के जीवन के समान है। जैसे वो पतंग का कीड़ा होता है जिसका जीवन एक रात का ही होता है, लेकिन वो रात भर भी क्या जिएगा, जब जैसे दिए की लौ देखता है उस पे दौड़ता है और उस पे सोचता है, उसको नहीं पता होता इसमें जल जाएंगे, तो जैसे ही उस लौ से लिपटता है और जल करके मर जाता है। छोटा सा जीवन होता है। तो ये पतंगे के समान जीवन है, इतना है ये लघु क्षण। लघु तो आप पढ़ ही चुके हो, लघु का मतलब होता है छोटा। तो ये इतना क्षणिक जीवन है। जैसे कहते नहीं रहते सब कोई 2 दिन का जीवन, 4 दिन का जीवन, तो कोई तो कह देता है घड़ी भर का जीवन, है ना। तो उसी तरह से कि बहुत ही छोटा समय है इस जीवन का, ये कहना चाहते हैं। आगे लाइन। और जीवन पतंग में रूपक अलंकार है, ठीक है। ये शलभ पुंज से कण कण, तृष्णा वह अन अनिल अनल शिखा बन, दिखलाती रिक्तम यौवन। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो क्योंकि इन सबके वर्ड थोड़ा सा भले आपको उसके मीनिंग दिए हैं, लेकिन अर्थ में ग्रहण करके भी तो आने चाहिए ना। तो एक एक लाइन ही पढ़ो, नहीं मेरे दिमाग से निकल जाएगा। ये शलभ पुंज से कण कण। अब जैसे ये शलभ पुंज जो आगे का आप बोल रहे थे, शलभ इन्हीं को कहते हैं, पतंगों को, जो पतंगे कीड़े हैं। अब पुंज क्या है? पुंज जब बहुत सारे चीजें, बहुत सारा समूह होता है, खजाना जिसको बोलते हैं, तो वो पुंज। तो ये कीड़े एक एक थोड़ी ना आते, एकदम झुंड के झुंड गिरते हैं बहुत सारे, तो ये शलभ पुंज हो जाता है। और ऐसे लगता है कि सब शलभ पुंज है जो एकदम से सब उसमें मर मर के गिरते जा रहे हैं कणों की तरह, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे एकदम मर रहे हैं और गिर रहे हैं। बहुत कीड़ा मर मर के गिरा हुआ पड़ मिलता है। अगर तुम रात में दीपक जल रहा हो और थोड़ा सा खुली जगह हो आने के लिए, जैसे पहले घरों के बीचों बीच आंगन हुआ करता था, खुली खुली जगह होती थी, आजकल उतना ना देखने को मिलता होगा बंद बंद के कारण। तो बहुत सारा पंखी पंखी बोलते हैं जिनको, वो आते हैं और दिए में जल जल के मर मर के और नीचे ढेर होते जाते हैं। उसी के लिए बोल रहे हैं कि उसी तरह का ये जीवन है, शलभ पुंज की तरह। क्योंकि अगर एक का जीवन पतंगा है, शलभ है मतलब, तो बहुत सबका मिला के तो शलभ पुंज हो गया ना। तो सारी संसार का ही जीवन ऐसा ही है, पतंगे के समान। आगे। तृष्णा वह अनल शिखा बन, दिखलाती रिक्तम यौवन। और जो तृष्णा है,
तृष्णा, लालच, प्यास, जो तृष्णा है वो अनल शिखा, जो अनल आग, शिखा जो आग का शिखर होता है या आग की चोटी या सिर। अगर दीपक है तो दीपक की लौ ही तो शिखा होगा ना उसका, जो सर्वोच्च भाग होता है उसी को शिखा कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो अनल शिखा में जिस तरह से जो शलभ है वो उसको पाने के लिए अपने प्राण दे देता है, इसी प्रकार से जो मनुष्य है वो भी तृष्णा के वशीभूत होकर के अपने जीवन को शलभ पुंज की भांति अनल शिखा में, मतलब तृष्णा की अनल शिखा में अपने आप को जला करके अपने जीवन को खत्म कर लेता है। हालांकि जीवन तो खत्म होना ही है, पर वे क्या करता है, जो छोटा सा जीवन मिला है वो तृष्णा में अपने आप को एक तरह से जला लेता है। क्योंकि व्यक्ति जब किसी चीज की लालच में दौड़ेगा तो उस प्यास से उसको उसी भांति उसके शरीर को नुकसान होगा और वो उसका जीवन छोटा हो जाएगा, जल्दी बीमार होके मर जाएगा। ठीक उसी तरह से छोटा जीवन उसका भी हो जाएगा जैसे शलभ अनिल शिखा को पाने के कारण उसमें जल करके मर जाता है, समाप्त हो जाता है। जलने की क्यों ना उठे उमंग, हे ऊंचा आज मगध शिर। अब देखिए, अब सीधा उस पर आ गए हैं राज सत्ता के स्वभाव पर। कह रहे हैं कि जलने की उमंग क्यों ना उठे, क्योंकि मगध का सिर ऊंचा है। अब मगध का सिर किस लिए ऊंचा है, क्योंकि लोगों ने प्राण दिए हैं और अपने प्राणों की बाजी लगा करके दूसरों के प्राण लिए हैं और विजय किया है। तो जो विजय मिली है प्राणों की बाजी लगा करके और दूसरे के प्राण ले करके, उसने इसके लिए हौसला बढ़ाया है कि हाँ, युद्ध करो, लोगों को मारो, अपनी जान की बाजी लगा करके लड़ो और फिर अपने राज्य का विस्तार करो। क्योंकि लोग इसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मगध का सिर ऊंचा है। सिर क्यों ऊंचा है? अगर युद्ध की तारीफ की जाएगी तो राजा तो युद्ध करेगा ही, है ना। तो युद्ध की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। कहना तो वो यही चाहते हैं कवि, कि इसीलिए ये सब किया गया क्योंकि मगध का सिर ऊंचा है, इसकी प्रशंसा होती है कि हाँ, बहुत बढ़िया योद्धा है, बहुत बढ़िया है, हमारा राज्य विस्तार हुआ, इसीलिए ये सब किया जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो युद्ध नहीं होगा। पदतल में विजित पड़ा गिर, दुरागत क्रंदन ध्वनि फिर। पदतल में होगा, पदतल में पड़ा, क्या है आगे, दुराग्रह। हाँ, पदतल में विजित पड़ा गिर। हाँ, पदतल में विजित पड़ा गिर, जो विजित हो गया, जो मतलब जो हार गया, जिसको विजय कर लिया गया, वो पदतल में पड़ा है और इसकी प्रशंसा की जाती है। वाह, विजय प्राप्त हुई, विजय प्राप्त हुई। जब जीत करके आते हैं तो तुमने पढ़ा होगा कि जब योद्धा जीत करके आते थे तो उनके लिए तिलक किया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, उनके लिए उत्सव किए जाते थे, मंगल दीप जलाए जाते थे। तो अब जो विजित है, जिसको विजय किया है, मान लो कलिंग को, तो कलिंग क्या है, पतदल में पड़ा है, पैरों पर पड़ा है इस राज्य के, और मगध का हो गया है सिर ऊंचा। उसको प्रशंसाएं मिल रही हैं, बधाइयां मिल रही हैं, विजय के गर्व से सिर ऊंचा है। और वो जो विजित हुआ है, जिसको विजय कर लिया गया है,
जो मतलब पराजित हुआ है वह उसके पदतल में पड़ा हुआ है, पैरों में पड़ा है। क्यों गूंज रही है अस्थिर कर विजयी का अभिमान भंग। और क्यों गूंज रही है ये अस्थिर हो करके। एक बार फिर से पढ़ो ये लाइन। क्यों गूंज रही है अस्थिर तुम कर अपना विजय का। माइक जो है ना, माइक को थोड़ा सा दूर रखो मुंह से, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी मुंह की हवा उसमें जो टकराती है तो वो वॉइस को खराब करती है, वॉइस की जो क्वालिटी है ना उसको खराब करती है। तो माइक को दूर करो और तुम बढ़िया से बोलो। हाँ, क्यों गूंज रही है अस्थिर यस, गुड। कर कितनी अच्छी आवाज विजय आ रही का है। अभिमान मैं भंग। तुम्हारी आवाज की तारीफ कर रही थी, मैं नहीं सुन पाई, फिर से पढ़ो। क्यों गूंज रही है जोर से बोलो, जोर से अस्थिर। बोलो, खाना नहीं खाया क्या? क्यों गूंज रही है अस्थिर कर विजय का अभिमान भंग। हाँ, अब ये जो अस्थिर आवाजें गूंज रही हैं वो विजय करने वाले का अभिमान भंग कर रही हैं। कौन सी आवाजें? विधवाओं का विलाप, अनाथमाओं का विलाप, बच्चों का रुदन, लोग चित्कार रहे हैं जिनके घर का परिजन गया है, किसी का जवान बेटा, किसी का युवा पति और किसी का युवा कमाता हुआ पिता, है ना। सेना में तो ऐसे ही लोग जाते हैं ना जो युवा होते हैं, तो सबकी हानि हुई है। तो कितनी तो बहुएं रो रही हैं जो युवा हैं बिल्कुल, कितनी वृद्धाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो जो ये अस्थिर आवाजें आ रही हैं, मतलब जो आवाजें खत्म हो जाएंगी लेकिन एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अभी तो आ रही हैं। और वो आवाजें अभिमान को विजय करने वाले का अभिमान खंडित कर रही हैं, उसको सोचने पर विवश कर रही हैं कि ये कैसी प्रसन्नता है, ये कैसी खुशी है जिसे हमने हासिल किया है। हम नाचें गाएं और वो रोएं, वो विलाप कर रहे हैं, वो चित्कार कर रहे हैं। ये है। आगे। इन प्यासी तलवारों से इनकी पैनी धारों से। आगे। निर्दय निर्दयता की मारों से उन हिंसक हुंकारों से। अब जो कुछ हुआ है, ये जो आवाजें आ रही हैं जो विजयी का अभिमान भंग कर रही हैं, वो किससे हुआ? प्यासी तलवारें, तलवारों को प्यासी कह करके एक तरह से मानवीकरण अलंकार किया गया है। सच तो यह है कि तलवारें प्यासी नहीं होती, प्यासे तो लोगों के मस्तिष्क होते हैं और उनके मस्तिष्क कहते हैं उनके हाथों को कि तलवार उठाओ और दूसरे की गर्दन पर चला दो। पर अब तलवारों को कहा जाता है ताकि व्यक्तियों को बुरा न लगे, कवि ज्यादातर इसीलिए इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो प्यासी तलवारें और उसकी तीक्ष्ण धारों ने ये सब कुछ किया है। और ये सब कुछ कैसे हो पाया? हिंसक हुंकारों से, क्योंकि जो हिंसक हुंकारें भरी गई, मार दो, मर जाओ लेकिन पीछे मत हटो, मार दो अगर नहीं मानते हमारी बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राजा से या हमसे ये कहने की कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हें अपनी राज्य सीमा पे अपने जीते जी तुमको नहीं दाखिल होने देंगे। ऐसी ऐसी जो हुंकारें भरी गईं, उसी से हुई है ये दशा। आगे। नतमस्तक आज हुआ कलिंग यह सुख कैसा शासन का। थोड़ी लाउडली पढ़ा करो आकांक्षा, कुछ कुछ शब्दों को बहुत धीरे ले जाते हो। नतमस्तक हुआ आज कलिंग। नतमस्तक, नत मतलब झुकाना, मस्तक सिर,
तो सिर झुकाए पड़ा है पदतल में अपने शत्रु के कलिंग। और ये सब कुछ थोड़ी आखिरी क्या थे वर्ड इस लाइन के? यह सुख कैसा शासन का। ये सुख कैसा है शासन का। जो शासन है, जो सत्ता है, ये कैसा उसका सुख है कि इस बात में उसको सुख मिल रहा है कि उसने असीम युवाओं का संहार कर दिया, असीम माओं की गोद उजाड़ दी, सुहाग उजाड़ दिए, पिता छीन लिए। ये कैसा सुख है शासन का? ये सवाल कर रहा है कवि। और सवाल कवि ही नहीं कर रहा है, ये अशोक भी सोच रहा है, क्योंकि कविता का नाम क्या है? अशोक की चिंता। तो ये उथल पुथल किसके मस्तिष्क में चल रही है? अशोक के। कि जो शासन बढ़ाने के चक्कर में, सत्ता का दायरा बढ़ाने के चक्कर में जो हम इतने संघार करते हैं, युद्ध करते हैं, ये कौन सा सुख है? ये तो दमन है, ये तो दुख का कारण है युद्ध। तो दुख के कारणों में हमें सुख क्यों मिलता है? ये गलत है। बुद्ध की शरण में जाने के बाद अशोक की व्याकुलता और बढ़ जाती है कि उसने तमाम उम्र संघार किया। सिर्फ आगे शासन रे मानव मन का, गिरी भार बना सा तिनका। और शासन तो वो है, असली शासन तो वो है जो मानो मन पे किया जाए, मानो मन को जीत कर किया जाए। अब मानव मन को कैसे जीता जाएगा? मानव मन को जीतने के लिए तो प्रेम चाहिए। प्रेम करेंगे एक दूसरे से तब जीतेंगे। आपको मेरा मन जीतना है तो आप मुझसे प्रेम करोगे, मुझे आपका मन जीतना है, मैं आपसे प्रेम करूंगी, प्रेम की बात बोलूंगी, प्रेम का वो कार्य करूंगी जो तुमको अच्छा लगे। हालांकि हो सकता है मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ाना अच्छा ना लगे तो भी मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि तो भी तो भी मेरा तर्क तो यही होगा ना कि तुम्हारे पढ़ाने से तुम्हारा भला होगा, इसलिए मैं तुमको पढ़ाना चाहती हूँ और तुम मुझे से नाराज मत रहो, है ना? तो मानव मन को जब हमें जीतना होगा तो हम प्यार से बात करेंगे और प्यार से जीतेंगे। तो शासन तो ये है। शासन ये नहीं है कि मेरी बात मान वरना मैं तेरे गर्दन पे तलवार चलाता हूँ और अभी दो खंड हो जाएंगे। फिर वो डर के मारे या तो मान जाए तो भी हम कहें हम विजय हो गए, और ना माने तो हम उसे मार दें और वो खत्म हो जाए और फिर हम कहें हम विजय हो गए। तो ये शासन नहीं है, ये वीरता नहीं है, ये सत्ता का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। यही सब सोच विचार कर रहा है। आखिरी के शब्द बोल दो, शायद कुछ मिस हुआ हो। फिर से रिपीट करो लाइन। पूरी लाइन नहीं, आखिरी के कुछ वर्ड शायद छोटे हैं लग रहा है। गिरी भार बना सा तिनका, यह घटा टोप 2 दिन का। अच्छा, वो कह रहे हैं कि गिरी भार जैसे पहाड़ का बोझ हो, ये सब कुछ उनके मस्तिष्क में गिरी भार के समान बन रहा है कि ये सुख कैसा है, इस वैभव के लिए हमने ये सब कुछ क्यों किया, इतने लोगों का संहार क्यों सारा जीवन करते रहे। ये तो घटा टोक 2 दिन का, जैसे बादल छाते हैं और बादलों के छाने से खूब घनघोर काले काले बादल जब छाते हैं, आजकल तो छा रहे हैं और आपको समझ भी आ जाएगा, इसलिए कि जब खूब बादल छा जाते हैं और अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है तो वो कुछ देर का होता है ना, 2 दिन का। ज्यादा से ज्यादा लगातार बारिश होगी तो 2 दिन तक ही होगी, कहने का मतलब। तो 2 दिन का, 2-3 दिन का जो होता है, बाद में तो फिर वही सूर्य निकलता है, धूप खिलती है, हमेशा थोड़ी रहता है। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन और हमारे यहाँ का वैभव, धन संपदा, सब कुछ तो 2 दिन का है। कब नष्ट हो जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है।
तो इसके लिए हमने ये सब कुछ क्यों किया, इतने संघार क्यों किए? यही सोच उनके मस्तिष्क में, उनके सिर में एक ऐसा भार बन रही है जैसे पहाड़ का भार हो, पर्वत का गिरी भार। रूपक अलंकार है, घटाटोक 2 दिन का में नश्वरता की बात करी गई है। सारी वो तो पूरी कविता में लगातार ही कर ही रहे हैं ना। आगे 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट बचे हैं, तो आप हाँ लोग जी। पैराग्राफ देख लें, यहाँ से फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे कि कहाँ से हमें पढ़ना है। और मैं अभी अटेंडेंस ट्यूट लोगे आप? क्या कह रहे हो? मैम हाँ ट्यूट लोगे आप? तुम बताओ, तुम मैम। कहोगे तो मैं ले लूंगी ट्यूट का। में यही होता है कि जो चीज जैसे क्लियर ना हो तो वो आगे क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लो Taskbar. क्लास में कई बार नई चीजें क्लियर होती, तुम कहोगे तो मैं तो कंटिन्यू हूँ ही, अटेंडेंस लेने के बाद यहीं बनी रहूंगी तुम्हारे साथ ही। Space. क्या है, Exit बता NVDA. दो ना करा दो मैम। तुम बताओ ना, तुम्हें जरूरत होगी तो मैं अशोक वाली पोएम में जैसा तुम कहोगे। मैम अशोक की पोएम में कंटिन्यू करा दो, बच्चे यहीं पर ही हैं। JAWS नहीं Professional. वो नहीं हो सकता, ट्यूट में पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। ट्यूट में अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है, क्योंकि ट्यूट का रूल ये होता है कि हो सकता है कि कोई ग्रुप किसी और टीचर के पास है और वो वहां ना पहुंचे, है ना। मुझे तो नहीं पता ना कि किसी के पास और कहाँ कहाँ तुम्हारा ट्यूट है, मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं पढ़ा दूं, कल को कोई लड़की बताए कि मैडम हम वहां गए थे क्योंकि हमारा ट्यूट तो वहां था, तो ऐसा नहीं कर सकती जो गैर कानूनी काम हो। OPS 26 Desktop. Attendance Register 1 2020. हाँ, तुम्हारी कोई क्वेरी हो पिछली कविताओं को लेकर के या कुछ भी, तो 16 मैं तुम्हारे साथ 14 मना नहीं कर रही 09 हूँ, blank मैं छुट्टी X4. कर रही हूँ, 16 वो मैं नहीं कह रही। 14 09 2021 W4 20,301 blank रोल नंबर 1 W5 प्रेजेंट मैम। 1 20,302 blank W6 A 20,305 caps lock off 20,305 blank W7 A at 20,306 blank Six. W8 A at 20,307 blank Seven. W9 A attendance register 20,310 blank Blank. W10 A attendance इनका register क्या आएगा? 20,312 12. blank W11 1 20,315 blank W12 A at 20,318 blank 18. W13 A at 20,323 blank 23. W14 A at 20,325 blank W15 मैम जो रोल नंबर 23 है ना हाँ मैम, उसने कॉलेज ने छोड़ दिया है। पक्का यस मैम, कंफर्म उससे कल ही बात हुई है। यस मैम। बात हुई है ना, पर कॉलेज भी तो पता है इस चीज के लिए। कोई बात नहीं, थोड़े और दिन लेते हैं उसकी अटेंडेंस, फिर देखते हैं, क्योंकि कॉलेज भी इन्फॉर्म करे तब ठीक रहता है। हालांकि तुमने थैंक यू बताया है, और थोड़े दिन बाद फिर एक बार याद दिला देना अगर देखेंगे, वेलकम मैम। है ना, तो फिर मैं हटा दूंगी। अभी थोड़ी जल्दी नहीं कर रही हूँ, क्या पता वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, थोड़ी और कंफर्म हो जाए फिर बता। 20,325 blank W5 20,323 20,325 प्रेजेंट मैम। blank 1 20,326 blank 26. W16 प्रेजेंट मैम। 1 20,327 blank W17 27. प्रेजेंट मैम। 1 20,328 blank 28. W18 प्रेजेंट मैम। 1 20,332
Blank 32. W19. A at 20,333. Blank 33. W20. A at 20,336. Blank 36. W21. 1. 20,337. Blank 37. W22. A at 20,338. Blank 38. W23. Present, ma'am. 1. 20,339. Blank 39. W24. A at 20,344. Blank 44. W25. Present, ma'am. 1. 20,351. Blank 51. W26. Present, ma'am. 1. 20,353. Blank 53. W27. Yes, ma'am. 1. 20,354. Blank 54. W28. A at 20,357. Blank 57. W29. Present, ma'am. 1. 20,358. Blank 58. W30. Present, ma'am. 1. 20,360. Blank 60. W31. Yes, ma'am. 1. 20,362. Blank 62. W32. Present, ma'am. 1. 20,363. Blank 63. W33. Present, ma'am. 1. 20,365. Blank 65. W34. Present, ma'am. 1. 20,366. Blank W35. A at 20,368. Blank 68. W36. A at 20,369. Blank 69. W37. A Present, attendance ma'am. register. हाँ भी क्लास ले लो जरा 20,361. 20,369. A W37. A at 20,374. Blank 74. W38. A at 20,379. Blank 79. W39. Present, ma'am. 1. 20,381. Blank 81. W40. A at 20,382. Blank W41. 82. A at 20,383. Blank 83. W42. Present, ma'am. 1. 20,385. Blank 85. W43. A at 20,386. Blank 86. W44. A at 20,387. Blank 87. W45. A at 20,388. Blank 88. W46. A at 20,389. Blank 89. W47. A at 20,392. Blank 92. W48. Present, ma'am. 1. 20,393. Blank 93. W49. Present, ma'am. 1. 20,397. Blank 97. W50. A at 99. 20,399. Blank W A attended. Roll no period. 16. Meet dash teaching. Opt to 6.1. Alt F4.